हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिक वीक। आज हमारे साथ क्रिकेट के ऊपर बात करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। पाकिस्तान के ग्रेट फास्ट बॉलर, पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप भी जीत चुके हैं और पीएसएल में भी एक बहुत प्रोमिनेंट क्रिकेटर है। मोहम्मद आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस शो। और कुछ बताइएगा कि कैसी आपकी आजकल रूटीन है, कैसी ईद गुजरी। ऑब्वियसली अब पीएसएल भी स्टार्ट होने वाली है, तो आई थिंक उसकी भी आप काफी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले शुक्रिया आपने इनवाइट किया शो में। या जैसे आपने बोला ईद का, कोरोना में क्या ईद होनी है टू बी ऑनेस्ट। और आपको पता है कि जैसे वर्ल्ड में इस टाइम सिचुएशंस चल रही हैं, हर बंदे के लिए जो है वो थोड़ा सा टफ टाइम है इस टाइम। लेकिन यह है कि कोशिश की है कि रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा है, फिर ईद जो है अपने रिलेटिव्स के साथ अपने गांव में की है। तो अभी बस अब देखें, ईद ख़त्म हुई है, अब पीएसएल की तैयारियां हैं। तो इंशाल्लाह अब देखते हैं कि जैसे पीएसएल स्टार्ट होता है तो फिर अल्लाह खैर करे। अच्छा आमिर, अभी अगर हम आपकी टीम की बात करें, पीएसएल में कराची किंग्स पॉइंट्स टेबल के ऊपर टॉप पे हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं और आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है शुरू से। पहले एडिशन में आपने हैट्रिक भी ली और अगर हम पीएसएल की हिस्ट्री भी देखें तो सिर्फ दो ऐसे बॉलर्स हैं जिनकी कि आपसे ज्यादा विकेट्स हैं। तो अभी क्या मतलब कि कराची किंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पूछूं तो क्या माहौल है? आप समझ रहे हैं कि टीम एक बार दोबारा जो है वो टाइटल को जीतेगी? देखिए मजहर भाई, अगर आप देखें इस साल बल्कि हमारी टीम जो है वो ज्यादा बैलेंस्ड है। अगर आप देखें जो पहले 5-6 मैचेस खेले थे, हमारी आई थिंक पूरे टूर्नामेंट में सबसे बैलेंस्ड टीम हमारी थी। अगर आप सारे एरियाज देखें तो सारे कवर्ड एरियाज थे। लेकिन अब अनलकीली आप या लकीली कह सकते हैं कि चीजें जो है वो चेंज हो गई। पीएसएल स्टॉप हुआ, एक दफा फिर जो है सोचने का टाइम मिला। लेकिन प्लेयर्स चेंज हुए, जो आई थिंक आप कह सकते हैं कि जो टेंशन वाली बात है, क्योंकि जो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ चलता हुआ आ रहा होता है वो अगर रुक जाए तो वो थोड़ा सा टीम के लिए प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो हमारे प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट मिली हैं, गो के जो प्लेयर्स थे वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन जो अभी आए हैं, तिशारा आए हैं, मार्टिन गप्टिल आए हैं, इनके आने से भी हमारी टीम और बैलेंस्ड हो गई है। तो अभी तो अगर आप देखें तो हम अल्हम्दुलिल्लाह टेबल पे भी टॉप पे हैं और जो हमारी टीम का बैलेंस है। फिर सबसे जो बड़ा क्रेडिट है वो इमाद को जाता है, जिस तरह वो रन कर रहा है 3-4 साल से कराची किंग्स को। क्योंकि लीडर का जो है पॉजिटिव होना बहुत जरूरी होता है और वो इमाद जो है वो अच्छे तरीके से लड़कों को लेके चल रहा है। तो आई हैव नो डाउट्स कि इंशाल्लाह कि कराची चैंपियन बने इस बार फिर। अच्छा आमिर भाई, फ्रेंचाइज क्रिकेट की अगर हम बात करें, जैसे पीएसएल की बात करें, आपका तो इतना एक्सपीरियंस है। आपने इंग्लैंड में भी खेली है, बीपीएल भी खेली है, पूरी दुनिया में तकरीबन आपने लीग्स खेली हैं। अभी एक नई लीग जो है स्टार्ट होने जा रही है द 100 के नाम से। एक नया फॉर्मेट है और आप आई थिंक लंदन की टीम का हिस्सा हैं। उसमें आप ऑयन मॉर्गन, ग्लेन मैक्सवेल के साथ खेलेंगे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि आप अकेले पाकिस्तानी हो। और अभी मैं गार्डियन में आर्टिकल पढ़ रहा था कि वो कह रहे थे कि सबसे ज्यादा जो फेमस क्रिकेटर्स आ रही हैं इस 100 में, उनमें एक आपका नाम था और एक डेविड वार्नर का नाम था। तो आप कैसा देख रहे हैं, इस फॉर्मेट को और ये जो टूर्नामेंट होने जा रहा है? देखिए मजहर भाई, टू बी ऑनेस्ट मुझे भी अभी कोई आइडिया नहीं है कि इसके रूल्स क्या होंगे, रेगुलेशंस क्या होंगी। मेरे लिए भी, सबके लिए, एक मेरे लिए नहीं सबके लिए कि नया टूर्नामेंट है ये। जब आप जाते हैं देखते हैं, जैसे T10 आया था पहले सीजन में तो किसी को समझ नहीं आ रही थी कि पहले बॉलिंग करें या बैटिंग करें, या बैटिंग यहाँ पे किस स्टाइल की होगी या बॉलिंग किस स्टाइल की होगी, मुझे भी नहीं पता। ये एक नई चीज आ रही है क्रिकेट में, ये बहुत एक्साइटिंग है। और इंग्लैंड में क्रिकेट हो रही है, आपको पता है कि हमेशा व्हाइट बॉल हो या रेड बॉल हो, इंग्लैंड में जो भी क्रिकेट होती है उसको हर बंदा वर्ल्ड में एंजॉय करता है। फिर सबसे बड़ा उनके टीवी राइट्स जो होते हैं वो पूरी दुनिया में दिखाए जाते हैं। तो ये एक मेरे लिए एज अ प्लेयर भी एक्साइटिंग चीज है, एक अच्छी चीज है कि अपॉर्चुनिटी है कि नई चीज को अवेल करने की, कि आप उधर जाएं और परफॉर्म करें। लेकिन ओवरऑल आप समझते हैं कि 100 का एक फ्यूचर हो सकता है? अब जैसे कि बात हो रही है कि हो सकता है ओलंपिक्स में भी इस फॉर्मेट को लेकर आया जाए। आप एज ए फॉर्मेट इसको समझते हैं कि 5 बॉल्स होंगी एक ओवर में, 100 बॉल्स मजीद छोटी हो गई है? आप समझ रहे हैं कि इसका कोई इंटरेस्टिंग फ्यूचर है? होना होगा, क्योंकि जैसे अगर आप देखें तो अब T10 में भी लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। और 100 बॉल, जैसे आपको मैंने पहले बोला है कि वो इंग्लैंड में हो रही है। और इंग्लैंड में वाइट क्रिकेट, आपको पता है वाइट बॉल की क्रिकेट जो हमेशा एंटरटेनिंग होती है, लोग उसको बड़े मजे से इंटरेस्ट से देखते हैं। और मुझे यकीन है कि जिस जिस सीजन में हो रही है जुलाई अगस्त में, वहां पे बड़ी फ्लैट विकेट्स होती हैं, छक्के चौके लगने, क्योंकि लोग यही देखना चाहते हैं आजकल क्रिकेट में और एंजॉय भी करेंगे। और मुझे लगता है कि ये फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर ये इट्स सिमिलर टू T20, 20 बॉल ही कम है, क्योंकि 20 ओवर्स में 120 बॉल होते हैं, इसमें 100 बॉल्स होंगे। इट्स सिमिलर टू T20, बट जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि क्योंकि मेरा भी पहला एक्सपीरियंस होगा, अभी खेला नहीं हुआ। ये जब खेलेंगे उसके बाद एक्सपीरियंस बंदा बता सकता है कि कैसा एक्सपीरियंस रहा और ये आगे जा सकता है या नहीं।
अच्छा आमिर, जैसे आपने बात की कि छक्के चौके लगेंगे, तो आजकल की क्रिकेट में एक अच्छे इकोनॉमी रेट वाले बॉलर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? क्योंकि अगर हम आपके करियर की बात करें तो आई थिंक जितना फोकस आपका विकेट्स के ऊपर होता है उतना ही आपका इकोनॉमी के ऊपर भी होता है। देखिए मज़हर भाई, आजकल क्योंकि एक जो टीमों का माइंडसेट है वो चेंज हो चुका हुआ है। शायद हम नहीं निकल रहे उस एरा से कि 50 ओवर में 250 करके हम कहते हैं कि ये हमने अच्छा स्कोर कर लिया है। अब ये जो माइंडसेट है ये चेंज हो चुका है। अब टीमें जब ग्राउंड में आती हैं वो देखती हैं ना कि अच्छा विकेट है। वो ये भी नहीं देखे कि बिल्कुल फ्लैट है। अगर उनको ये भी पता चलता है ना कि ये अच्छा विकेट है, तो पहला मुँह से वर्ड ये निकालते हैं 300 प्लस। तो पहला वर्ड ही उनका ये होता है कि भाई 300 प्लस करना। अब ये एवरेज हो चुकी है। वहां पे जो बॉलर कंटेन करता है उसका बड़ा रोल आ जाता है, क्योंकि अब टीमें जो है जो प्रेशर लेती हैं वो रन्स का लेती है, विकेट्स का नहीं लेती। हाँ, ऑन द डे अगर आपको विकेट्स मिल जाती हैं, आपको पावर प्ले में 3-4 विकेटें मिल जाती है, तो वो आपका गुड लक है। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि आप भी क्योंकि क्रिकेट बहुत देखते हैं, आपने क्रिकेट के बारे में रिसर्च भी की हुई है। अब विकेटें बहुत फ्लैट हो चुकी हैं। अब बहुत कम होता है कि आपको पहले ओवर में 3-4 विकेटें, बॉल स्विंग हो रहा है और आपको मिल जाए। अब ये होता है कि टीमों को पता है कि फ्लैट विकेट्स हैं, हमने पहले 10 ओवर में अगर विकेट नहीं दी तो 300-350 तो पक्का है। तो वहां पे बॉलर का एक माइंडसेट आता है कि अगर तो मुझे स्विंग हो रहा है, मैं ट्राई करूं विकेटों के लिए। अगर विकेट्स नहीं मिल रही तो फिर आ जाती है इकोनॉमी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आजकल के क्रिकेट में। क्योंकि जब आप कंटेन करते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, जब प्रेशर बढ़ता है तो विकेट आती है। अच्छा आमिर, जिस तरह आपने इकोनॉमी की बात की और विकेट्स की भी बात की, मुझे आपके करियर का एक फेज याद आता है। अभी वर्ल्ड कप से पहले आप वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर थे, 17 विकेट्स लिए आपने। लेकिन उससे पहले जो आपके 10 मैचेस थे उसमें सिर्फ आपकी 3 विकेट्स थी, और लेकिन इकोनॉमी आपका उन 10 मैचेस में भी अच्छा था। तो जरा वो बताइएगा कि क्या एक मतलब कि कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे आपको आईसीसी इवेंट्स में एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन होती है कि 10 मैचेस 3 विकेट्स, नेक्स्ट वर्ल्ड कप और 17 विकेट्स, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपने 5 आउट भी किए थे वर्ल्ड कप में। अगर आप देखें तो जैसे आपने जिक्र किया कि उस टाइम भी मेरी इकोनॉमी अच्छी थी, मैं बॉलिंग, मेरी इकोनॉमी सबसे अच्छी जा रही थी उस टाइम भी वर्ल्ड में। मेरी आई थिंक 3.5 या 4 की इकोनॉमी थी उस टाइम भी। देखिए, एक चीज होती है आपके कंट्रोल में, जैसे मैच जीतना और हारना आपके कंट्रोल में नहीं होता। यस, अच्छी परफॉर्मेंस देने की ट्राई आपके कंट्रोल में होती है कि यार मैं जितनी अच्छी ट्राई कर सकूं। आप अपना 100% देते हो, उसका रिजल्ट मैच के बाद आपके हक में आता है या नहीं आता, इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट इफ यू गिविंग 100%, आपको सेटिस्फेक्शन होती है कि यार मैंने 100% दिया। इसी तरह विकेट्स आप ट्राई करते हो, आप कोशिश करते हो हर तरीके से कि अगर विकेट्स नहीं मिल रही, यार मैं रन्स कंट्रोल करूं, शायद मुझे विकेट मिल जाए। इकोनॉमी का आप कोशिश होता है कि आप अच्छी बॉलिंग करो। विकेट आपको कई दफा फुल टॉस पे भी मिल जाती है, और कई दफा बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है और बैट्समैन के बल्ले से बॉल गुजर रहा होता है और वो विकेट नहीं मिल रही होती, तो पूरा दिन बेचारा आ ऊ ही करता रहता है। तो विकेट शायद कई दफा आपकी लक भी मैटर करती है विकेट्स में। या इकोनॉमी में आपके वो कंट्रोल में आ जाता है कि आप अच्छी बॉलिंग करो और आप रन्स कंटेन कर सको। तो मेरे साथ यही चल रहा था कि उस टाइम इकोनॉमी अच्छी चल रही थी, विकेट्स नहीं आ रही थी। फिर जब वर्ल्ड कप आया, वो एज अ मुस्लिम हम बिलीव करते हैं कि कई दफा अल्लाह आपको किसी चीज, बड़ी चीज देनी होती है तो उसको ऐसी छोटी छोटी चीजों से टेस्ट करता है अल्लाह। तो वो बस अल्लाह ने मेरा वर्ल्ड कप में, आई थिंक वो क्या कहते हैं ना पंजाबी, वो ढक्का खोलना सी, वो अल्लाह ने उधर खोला वर्ल्ड कप में। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने परफॉर्मेंस करवाई वहां पे। अच्छा आमिर, इसी अगर हम सारे कॉन्टेक्स्ट को लें कि 10 मैचेस 3 विकेट्स लेकिन अच्छा इकोनॉमी है, उसके बाद आपके आई थिंक जो लास्ट अभी जो 10 मैचेस हैं उसमें 21 विकेट्स हैं और एवरेज और इकोनॉमी भी अच्छी है। मुझे कभी ऐसा फील होता है कि हमारे यहाँ हम सब लोग जो हैं उसमें क्रिकेट फैंस भी आ जाते हैं, क्रिकेटर्स भी आ जाते हैं, एक्सपर्ट्स भी आ जाते हैं, कोचेस, सिलेक्टर, सब लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा स्टैट्स के ऊपर फोकस करते हैं। इवन दो कि मैं खुद एक स्टैट्स का बंदा हूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि स्टैट्स से हटके हमें कॉन्टेक्स्ट भी देखना चाहिए। जिस तरह मैं आपको एक इसकी एग्जांपल दूंगा कि वर्ल्ड कप से पहले जो पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज हुई थी वो आपने मिस की थी, उसमें शाहीन अफरीदी का तकरीबन हर मैच में जो इकोनॉमी था वो 7-8 का था, और उस बेस के ऊपर उसको वर्ल्ड कप में 3 मैचेस नहीं खिलाए। लेकिन आई थिंक सब लोग ये भूल गए थे कि अगर उसका 7-8 का इकोनॉमी था तो उसमें हर मैच के अंदर जो है 370-350 रन हो रहे थे। और आप ये देखें कि जब शाहीन का कमबैक हुआ तो वो उस वर्ल्ड कप में आपके बाद पाकिस्तान के सेकंड बेस्ट बॉलर। बिल्कुल ऐसी है, और ये आपने बिल्कुल सही बात की है। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, और वो ऐसे प्लेयर्स पे आप कभी डाउट्स ना करो जिन्होंने आपको पास्ट में परफॉर्मेंसेस दी होती हैं, क्योंकि ये क्रिकेट है। सचिन जैसे, ब्रायन लारा जैसे, सईद भाई जैसे, इंजी भाई जैसे लड़कों पे, प्लेयर्स पे ये टाइम आए हुए हैं कि वो इतनी कोशिशें करते थे लेकिन उनसे परफॉर्मेंस नहीं होती थी। ये राइट टाइम होता है जब आपका जो वो प्लेयर, जो की प्लेयर होता है, जिसने आपको पता है कि पास में पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हुए हैं, उनकी एबिलिटी पे कभी डाउट्स ना करें। आप स्टैट्स लेके आ जाते हैं
कि जी 5 मैचों में इसके आउट नहीं है, 6 मैचों के आउट नहीं है। आपको ये देखना पड़ता है कि प्लेयर की एबिलिटी क्या है, कि ये वो प्लेयर है जहाँ पे ऐसा शायद टफ टाइम आए जो पाकिस्तान को ये लड़का मैच वहां से निकलवा के दे सकता है। तो ये स्टैट्स एट सम पॉइंट मैटर करते हैं, एट सम पॉइंट। लेकिन मैं हमेशा बिलीव करता हूँ अगर कोई लड़का पास में आपको करके दे रहा है ना परफॉर्मेंसेस, तो उसकी एबिलिटी पे डाउट नहीं करना चाहिए कि इट मींस कि वो ये चीज कर सकता है। हाँ, मुश्किल टाइम उस पे चल रहा है, वहां पे ये होता है कि एज अ फैंस, एज अ टीम मैनेजमेंट आप प्लेयर को कॉन्फिडेंस दें, क्योंकि जब वो गिरा होता है उसको सबसे जो ज्यादा जरूरत होता है वो होता है कॉन्फिडेंस, और उसको बैकअप चाहिए होता है कि गिरने ना दें उसको, क्योंकि वो ये वही प्लेयर है जिसने करके दिया। अगर नहीं हो रहा तो हमें ही उसको उठा के रखना, उसका साथ देना कि भाई तुमने ही किया था, तुम नहीं करना है। हाँ, नहीं होता अच्छा डिफरेंट थिंग, उसको 2-3 सीरीज में आप ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा, आप कहते हो भाई आप जाओ डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करो, और आप जैसे परफॉर्मेंस करोगे आप दोबारा आ जाओगे। यहाँ पे ये होता है कि परफॉर्मेंस नहीं होती, कहते हैं वो खत्म हो गया, उसका ये नहीं हो रहा, उसका वो नहीं हो रहा, इसका करियर ही एंड हो गया। ये जैसे आपने बात की, हम स्टैट्स को निकाल के ले जाते हैं, ये देखो उसके 4 मैचों में 20 आउट है, इसके 4 मैचों में 4 आउट है, लेकिन शायद हम कई दफा ये नहीं देखते उसने 4 में 20 तो आउट किए हैं लेकिन उसकी 10 की इकोनॉमी है, इसके 4 मैचों में 4 है लेकिन इसकी 4 की इकोनॉमी। हम ये चीजें कई दफा भूल जाते हैं। अच्छा, एक ये जो आपने बात की बोलने की, मेरा ये ख्याल है कि आजकल एक ये भी हो रहा है कि हम फॉर्मेट्स को मिक्स कर रहे हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हम आपका करियर ले लें, अगर आपके जो पिछले 10 मैचेस हैं उसमें 21 आउट हैं आपके, और उसमें 8 मैचेस वर्ल्ड कप के हैं, तो अगर हम ये मान भी लें कि आपकी T20 में परफॉर्मेंस अगर थोड़ी सी खराब हो रही थी या टेस्ट में खराब हो रही थी, तो एटलीस्ट वनडे क्रिकेट में तो मेरा ये ख्याल है कि आप देखेंगे जो श्रीलंका की सीरीज हुई थी वर्ल्ड कप के बाद 2019 में, उसके बाद पाकिस्तान एक तो वनडे क्रिकेट खेला भी नहीं है, और उस दौरान शायद पाकिस्तान ये भूल गया कि आमिर की वनडे में क्या परफॉर्मेंसेस थी। देखिए मेरी, अगर आप T20 की परफॉर्मेंसेस निकालें तो आई थिंक वो लास्ट 5 से 6 मैचेस होंगे जो मेरे शायद इकोनॉमी वाइज अच्छे नहीं गए। अगर आप ओवरऑल मेरा T20 का करियर निकालें एज अ पाकिस्तान की तरफ से या डोमेस्टिक या PSL, तो मेरा वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स में आता है। अगर आप टॉप 10 निकालेंगे तो उसमें मेरा ये रिकॉर्ड आता है। अब आप T20, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ अगर आप 10 मैच खेल रहे हो ना एज अ बैट्समैन या एज अ बॉलर, आपके 3 से 4 आउटस्टैंडिंग मैचेस जाते हैं, 2 से 3 जो है आपके अच्छे, बस अच्छे ओके जाते हैं, और 3 से 4 खराब जाते हैं। मोस्ट चांसेस होते हैं क्योंकि यहाँ पे मार धाड़ होती है, स्पेशली बॉलर के लिए। बैट्समैन के लिए फिर मार्जिन होता है क्योंकि प्रेशर नहीं होता, आपने रनजें करनी है, ये करना है। बॉलर का मैं हमेशा बिलीव करता हूँ T20 में अगर वो 10 मैच खेलता है उसके 3 से 4 बहुत अच्छे जाते हैं और बाकी उसकी एवरेज ही परफॉर्मेंस रहती है, क्योंकि T20 फॉर्मेट है। यहाँ पे हम जो है लास्ट 4-5 मैचेस में जो है ना वो जज करना शुरू हो जाते हैं, वो जी लास्ट 4 मैचों में उसकी इकोनॉमी देखें या 5 मैचों में इकोनॉमी देखें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भाई ये T20 फॉर्मेट है, यहाँ पे 8 रन की एवरेज से भी रन होंगे, यहाँ 10 रन की एवरेज से भी रन होंगे। ये हम भूल जाते हैं। आपने सही बोला कि हम मिक्स कर देते हैं चीजों को। हाँ, ये मैं आपकी बिल्कुल इस बात से एग्री करूंगा, क्योंकि T20 एक हाई रिस्क क्रिकेट है, और हाई रिस्क क्रिकेट में फेलियर के चांसेस भी उतने ज्यादा होते हैं, और ये बैट्समैन भी इसी तरह ही। आप देखें कि जो पावर हिटर्स भी हैं दुनिया के, वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होते। अच्छा आमिर, थोड़ा सा आपके जो मैंने एक बात की थी कि आप ICC इवेंट्स में एक डिफरेंट बॉलर नजर आते हैं, तो T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता, उसके फाइनल के पहले ओवर में आपने विकेट ली, दिलशन को आउट किया। फिर चैंपियंस ट्रॉफी का पहला फाइनल, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के पहले ओवर में आपने रोहित शर्मा को आउट किया। तो जरा बताइएगा कि ये ICC इवेंट्स में आपको क्या हो जाता है? यार शायद वो क्या कहते हैं, एक एज अ मुस्लिम में हम तो सारे बिलीव करते हैं कुछ चीजें होती है जो अल्लाह की तरफ से होती है, टू बी ऑनेस्ट। और आई डोंट नो व्हाई मुझे प्रेशर जो सिचुएशंस होती हैं, जो क्रंच सिचुएशंस आती हैं, मुझे मजा आता है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे वो ऐसी एक अंदर से आई थिंक वो एक करंट सा लगता है कि मुझे लगता है कि ये मेरा मोमेंट है, ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह माफ करे, हर मोमेंट अल्लाह का है, लेकिन वो एक अंदर से एक नेचुरल जो फीलिंग्स आती हैं, प्रेशर जब आता है मैं एंजॉय करना शुरू हो जाता हूँ। अगर आप मेरे देखें जितने प्रेशर गेम्स हैं, मोस्टली अल्लाह ने मुझे सक्सेस दी है, वो शायद उसका वन ऑफ द रीजन ये है कि मैं उस मोमेंट को एंजॉय करता हूँ जो प्रेशर वाला मोमेंट आता है। अच्छा, जिस तरह आपने मोमेंट एंजॉय करने की बात की, लोग आपके चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल है उसकी परफॉर्मेंस को याद रखते हैं, लेकिन आपने जो 2009 में भी जो चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी उसमें भी इंडिया के अगेंस्ट आपकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, आपने तेंदुलकर को भी आउट किया था। तो जरा ये बताइएगा कि वो जो विराट कोहली को आउट करना था, हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में, और फिर उसका वर्ल्ड कप में भी आपने विराट कोहली को आउट किया। तो ये जरा थोड़ी आपकी एक विराट कोहली के साथ जो आपकी राइवलरी है, क्योंकि वो कोहली खुद कहते हैं कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स दैट ही हैज फेस्ड, आप इस राइवलरी को कैसे एनालाइज करते हैं?
देखिए, जैसे मैंने आपको बोला ना कि मुझे प्रेशर कंडीशंस में मजा आता है बॉलिंग करते हुए, ऐसे मुझे वन ऑफ द बेस्ट जो होते हैं वर्ल्ड में चल रहे होते हैं, मुझे उनके साथ जो है मजा आता है जरा मैच लगाने का। और कोहली आपको पता है उसकी परफॉर्मेंसेज हमें कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद बोलती हैं कि उसने हर फॉर्मेट में अपने आप को प्रूव किया कि वो किंग कोहली क्यों है और किस वजह से है। अगर आप देखें तो वो भी हमेशा प्रेशर जो सिचुएशंस होती हैं उनको विन करता है, और मुझे भी मजा आता है उसके साथ टू बी ऑनेस्ट। और ये लगा रहता है क्रिकेट में आउट होना या मैं आउट कर गया या वो आउट नहीं हुआ, इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आपको कॉन्टेस्ट जो होता है ना, वो क्या कहते हैं, कंपटीशन जो होता है, वो देखना चाहिए कि उसमें पब्लिक को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो हमेशा, वो भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करता होगा, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। मैं इस मोमेंट को मैं एंजॉय करता हूँ, मुझे मजा आता है टू बी ऑनेस्ट। और लोग इस चीज को एंजॉय करते हैं, वो चाहे पाकिस्तान के हो चाहे इंडिया के हो। अगर आपने देखा हो तो वो लव करते हैं कि आमिर कोहली जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आए, तो ये लोगों के लिए और क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, आमिर भाई, आपने जिस तरह बात की राइवलरी की, तो एक थोड़ी सी राइवलरी आपकी रोहित शर्मा के साथ भी है, उनको भी आपने 2-3 बार आउट किया है। तो इस टाइम दुनिया में बल्कि डिबेट होती है कि वनडे क्रिकेट के बेस्ट बैट्समैन कौन है। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, विराट कोहली का भी। अगर आपसे मैं पूछूं तो दोनों में से ज्यादा मुश्किल बैट्समैन कौन है एज ए बॉलर? मुझे बॉलिंग करते हुए कसम से कभी दोनों मुश्किल नहीं लगे। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मुझे मुश्किल कभी नहीं लगे, ये दोनों ही नहीं लगे। इवन शायद मुझे इजी लगता है रोहित को बॉलिंग करना। मुझे लगता है कि मैं उसको दोनों तरीकों से आउट कर सकता हूँ। मतलब वो इन स्विंग पे भी मोस्टली अगर आपने देखा तो लेफ्ट हैंड के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, और अगर जो अर्ली ऑन अवे बॉल जाता है उनसे तो वो स्ट्रगल करते हैं। तो मुझे कभी मुश्किल लगा नहीं। हाँ, विराट थोड़ा मुझे इसलिए थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि वो प्रेशर कंडीशंस को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करता है और वो प्रेशर मैचेस में अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन मुश्किल मुझे कभी नहीं हुआ बॉलिंग करते। अच्छा, जिस तरह आपने बात की कि इन दोनों में आपको कभी मुश्किल नहीं हुई, और अभी अगर हम दुनिया के बेस्ट जो बैट्समैन अगर हम उनको देखें तो उन्होंने हमेशा आपको कॉम्प्लीमेंट किया। उसमें विराट कोहली भी हैं, स्टीव स्मिथ भी हैं, माइक हसी भी हैं। आपको जो है सबसे ज्यादा मुश्किल बैट्समैन कौन लगा अभी तक? स्टीव स्मिथ। इस दौर में मुझे सबसे मुश्किल जो बॉलिंग करना लगता है स्टीव स्मिथ को, क्योंकि स्टीव की जो टेक्निक है वो बहुत डिफिकल्ट है। आपने भी देखी होगी कि वो इस एंगल से खड़ा होता है कि पता ही नहीं लगता कि इसको बॉल करना कहाँ है। अगर उसको आउट स्विंग करेंगे तो वो ऐसे करके लेफ्ट कर देता है, अगर अंदर लेके आए तो पैडों से ऐसे उसका पक्का शॉट है। ये वो बहुत, उसकी टेक्निक मुझे बहुत मुश्किल लगती है बॉलिंग करते हुए। अच्छा आमिर, थोड़ा सा पाकिस्तान की ओवरऑल फास्ट बॉलिंग के ऊपर बात करते हैं। एक जो मैंने रिसेंटली एक स्टैट देखा था और मुझे काफी हैरत भी उसके ऊपर, कि पिछले 25 सालों में पाकिस्तान का कोई भी ऐसा फास्ट बॉलर नहीं आया जिसने कि टेस्ट क्रिकेट में 200 आउट किए हों। वकार यूनुस ने 95 में 200 विकेट्स ली थी, उसके बाद जितने भी बॉलर्स आए वो इस माइलस्टोन तक नहीं पहुंच सके। आपको क्या लगता है कि कहां पे पाकिस्तान ने इस चीज में लैग किया है? मैं स्पेशली आपका रिकॉर्ड देख रहा था फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, और अगर हम पाकिस्तान के जितने भी फास्ट बॉलर आए हैं, सिर्फ फजल महमूद एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने आपसे कम मैचेस में 200 आउट किए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो आप में भी वो एक पोटेंशियल था, तो आपको नहीं लगता कि शायद आपको एक टेस्ट लेगेसी की तरफ जाना चाहिए था? अगर आप थोड़ी लंबी, आपका जो टेस्ट करियर है अगर वो थोड़ा लंबा हो जाता। मजहर भाई, मैं जरूर करता, क्योंकि जो 5 साल का गैप आया, अगर आपको याद हो, आपने मेरे से इंटरव्यू किया था आयरलैंड में। जी, तो जी, अगर आपको याद हो तो जी, मैंने जी। आपको इश्यूज बताए थे, उस टाइम भी इश्यूज चल रहे थे कि क्या इश्यूज है मेरे फिटनेस को लेके। अगर 5 साल का गैप ना आया होता तो टू बी ऑनेस्ट मैं ये सोचता, आई स्वेयर टू गॉड, कि मुझे टेस्ट क्रिकेट में 500-600 आउट की तरफ जाना है। ठीक है, क्योंकि गैप इतना आया है कि 5 साल पर मैंने क्रिकेट को इतना मिस किया है। मैं चाह नहीं रहा था कि मेरा करियर जल्दी खत्म हो जाए। मैं क्रिकेट को और खेलना चाह रहा था, क्रिकेट को एंजॉय करना चाह रहा था कि मैं जितनी लंबी क्रिकेट खेल सकूं। क्योंकि जब आपका गैप आता है ना क्रिकेट में, आप कितने प्लेयर्स होंगे जिनसे आपका वास्ता पड़ा होगा, जो इंजर्ड हुए होंगे, साल के लिए 6 महीने के लिए क्रिकेट से आउट हुए होंगे। आप उनसे पूछें कि जब वो साल 6 महीने के लिए क्रिकेट से दूर होते तो कैसा फील होता है। मैं 5 साल क्रिकेट से दूर रहा था, तो मैं नहीं चाह रहा था कि मेरा करियर जो है इन 2-3 सालों में खत्म हो जाए। तो वो रीजन था। अदरवाइज मैं हमेशा मैं ये कहता हूँ, सबसे टेस्टिंग जो फॉर्मेट है वो टेस्ट क्रिकेट ही है। लेकिन मेरी बॉडी जो है, लोगों को प्लीज समझना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट के लिए नहीं थी रेडी हो रही। मुझे कभी शोल्डर इंजरी हो रही थी, कभी मेरे ग्लूट खिंच रहा था, कभी मेरा आईटी भी टाइट हो रहा था। मैं आए दिन मैं जब सुबह उठता था कोई ना कोई नई प्रॉब्लम मेरी बॉडी में होती थी। मैं आपको बताऊं तो 2018 में मैं कितनी दफा कह चुका हूं कि जो इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज हुई थी, अगर आपको याद हो, हम 1-1 बराबर हुए थे। उस टूर पे मैं सबसे टॉप पे था, जिसकी ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा हुई थी। तो कुछ तो फिर एज अ फास्ट बॉलर मैंने सोचना है ना कि मैंने अपना करियर कैसे बचाना है।
तो ये रीजन अच्छा तो आमिर, ये जो आप करियर बचाने की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें मेरे ज़हन में एक पॉइंट ये आ रहा है कि इसमें ये नहीं हो सकता था कि एक वर्कलोड मैनेजमेंट आपको दी जाती बोर्ड की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, कि एटलीस्ट वो कंडीशंस जहां पे कि आप यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान पाकिस्तान का न्यूजीलैंड का टूर था, इंग्लैंड का टूर था, तो मे बी वो कोई इस तरह का प्लान करते कि आपको इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में खिलाएंगे और बाकी जगहों के ऊपर आपको रेस्ट करवाएंगे। इस टाइम पूरी दुनिया में कई बॉलर्स के साथ ऐसा हो रहा है। बिल्कुल कोई ऐसी बात हुई थी आपकी? हो सकता था, इसमें मुझे कोई गलत कह नहीं सकता। अगर आप मेरी पुरानी जो ओल्ड वाली स्टेटमेंट्स हैं, आपने एक मेरा कोड वर्ड याद होगा, आपको इंटरव्यू में मैंने कहा था, आई एम ह्यूमन आई एम नॉट अ मशीन, आई एम अ ह्यूमन। ये मैंने 2016-17 से ये मैं बोल रहा था कि मेरा वर्कलोड मैनेज किया जाए। तो अगर आप देखें, आप स्टैट्स भी निकालते तो मेरे और रबाडा के वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ओवर्स थे, और मैं तो इंटरव्यूज में कह भी रहा था कि मेरे वर्कलोड को मैनेज किया जाए। रोटेशन पॉलिसी, अगर आप देखें तो ये वर्ड तब भी आया था, ये मैंने शुरू किया था कि ये रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए बॉलर्स में, कि आपको ये नहीं कि एक बॉलर आया है, वो सीरीज का प्रैक्टिस मैच से शुरू हुआ है और सीरीज के आखिरी मैच भी खेल रहा है, ये गलत है। एज अ फास्ट बॉलर गलत है। दूसरा, आपने सवाल किया था, अब जवाब बीच में रह गया था, कि जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं वो 200 की तरफ नहीं जा रहे टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। उसका अगर आप एक रीजन देखें तो पाकिस्तान में 2009 से 2000 ऑलमोस्ट 19-20 तक वो क्रिकेट ही नहीं हुई, होम क्रिकेट, ठीक है। तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि हमारे प्लेयर्स को टेस्ट क्रिकेट भी बहुत कम मिली और होम क्रिकेट बहुत कम मिली है, अगर आप देखें तो। और हम यूएई में ऑब्वियसली उस तरह की कंडीशंस नहीं होती है। और पाकिस्तान टीम बामुकाबल अगर आप देखें तो इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनके मुकाबले में हमारी टीम बहुत कम टेस्ट मैचेस खेलती है। तो ये भी रीजंस। अच्छा आमिर, बस आपसे एक दो क्वेश्चंस और। आपने वो बात की आयरलैंड में इंटरव्यू की 2018 की, तो वो मुझे याद है, उसके अंदर मैंने आपसे ये भी पूछा था कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कि आप शायद इंग्लैंड में खेलेंगे इन फ्यूचर, और अब वो बातें 2 साल या 3 साल के बाद दोबारा होना शुरू हो गई। और अब मैं देख रहा था कि कुछ अखबारों में कोट हो रहा है कि आमिर पाकिस्तान को छोड़ के इंग्लैंड में खेलेंगे और उसके बाद आईपीएल भी खेलेंगे। जरा ये भी कुछ बता दें कि क्या प्लानिंग है? देखिए, मैं पाकिस्तान की क्रिकेट छोड़िए तो मैं किसी और कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, ये तो पक्की बात है। मैं किसी कंट्री को कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। दूसरा ये है कि पता नहीं ये कहाँ से बातें आ जाती हैं, कौन सी इनकी वो चिड़िया है जो इनको बोल देती है कि मैं तो बस कल ही जा रहा हूँ आईपीएल खेलने। कैसे हो सकता है भाई, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, ना हो रहा। मेरे पास यूके रेजिडेंस कार्ड है, बिल्कुल है, क्योंकि मेरी वाइफ वहां की है। और आप देख लें कितने पास में प्लेयर्स हैं जिनके पास यूके के पासपोर्ट्स हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि आमिर पे इनको क्या बीमारी लग गई है, वो हल्ला गुल्ला मचा दिया है, वो पासपोर्ट लेने लगा। अगर मुझे पासपोर्ट मिला भी तो भाई ये मेरा राइट है, क्योंकि मेरी वाइफ वहां की है, मेरे बच्चे ब्रिटिश हैं और उन्होंने पढ़ना वहां पे है मेरे बच्चों ने। लेकिन राइट नो भाई, अभी रेजिडेंसी को मेरे कार्ड को खत्म होने के लिए 1.5 से 2 साल चाहिए। जब वो खत्म होगा उसके बाद पासपोर्ट का प्रोसेस आएगा। तो खुदा रहा इन लोगों को बोलें ये गलत खबरें या अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए जो है प्लीज बिल्कुल चलाएं। हर बंदे का हक है ब्रेड एंड बटर कमाना, हर बंदे का हक है। लेकिन एज अ मुस्लिम भाई हमने अल्लाह को जान देनी है, गलत खबरें ना फैलाया करें। बंदे से पूछ लेता है बंदा कि यार ऐसी बात है क्या, कोई सच है या क्या है। बिल्ला ऐसे मैंने कसम खुदा की मदर भाई, जब मैंने भी पढ़ा ना मुझे भी ऐसे ही लगा कि कल ही मुझे पासपोर्ट मिलने लगा। मुझे भी ऐसा ही फील होना शुरू हो गया था कि मुझे तो कल ही पासपोर्ट मिलने लगा, लेकिन ये गलत खबर है। आमिर, बस आपसे लास्ट क्वेश्चन ये कि अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो एक रवायत रही है कि हमारे जितने भी ग्रेट जो प्लेयर्स थे, इमरान खान हो गए, वसीम अकरम, जावेद मियांदाद, यूसुफ थे, यूनुस, शाहिद अफरीदी, ये सब किसी ना किसी स्टेज के ऊपर किसी फॉर्मेट में रिटायरमेंट के बाद भी वापस आए। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आमिर भी जो है वो हमें दोबारा पाकिस्तान की शर्ट में नजर आएंगे? क्योंकि आई थिंक जो आपकी रिसेंट परफॉर्मेंस है, जिस तरह मैंने बात की वनडे क्रिकेट की, और जो फैंस की भी जो डिमांड है, आई थिंक काफी लोग आपको दोबारा देखना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये है कि मदर भाई, मैंने जब टेस्ट क्रिकेट का भी डिसीजन बनाया था तो उसको बड़े सोच समझ के बनाया था। वो मजाक में तो मैंने किया नहीं था। अगर आप देखें तो मीडिया का, पब्लिक का, बोर्ड का बड़ा प्रेशर आया मेरे पे। कई बोर्ड ने तो गुस्से में मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया था। तो फिर भी मैंने जो है वो डिसीजन चेंज नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये जो किस्सा है थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये मैंने कहा था कि अगर ये मैनेजमेंट रही तो मैंने नहीं खेलना। और मेरा ये भी स्टेटमेंट था कि जब तक मुझे लगेगा कि अगर चीज़ें फ्यूचर में बेटर होती हैं
तो फिर मैं देख सकता हूँ कि शायद मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन फॉर नाउ अभी तक तो कोई रूम नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, सब बुक्ड है। तो अभी मैंने कुछ नहीं सोचा डिसीजन चेंज करने का। चलिए आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, और हमारी तो यही ख्वाहिश है और दुआ है कि आपकी जितनी भी आगे जो अपकमिंग क्रिकेट है उसमें आप सक्सेसफुल हो, और स्पेशली मेरा ख्याल है बहुत सी नजरें अब फैंस की आपके ऊपर पीएसएल में होंगी, और उसके बाद जो एक नया फॉर्मेट शुरू हो रहा है 100 जिसमें कि आप लंदन के लिए खेलेंगे। आई थिंक पाकिस्तान के लिए भी एक ऑनर की बात होगी कि पाकिस्तान का एक प्लेयर उस टूर्नामेंट में खेल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन। थैंक यू।